अब हमको लड़ना है अंग्रेजों के गुलामों से, और वो अंग्रेज के गुलाम और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, जिसने जब हम देश की आजादी लड़ रहे थे, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों की मुखबिरी करता था इनका संगठन, अंग्रेजों का साथ देते थे। जब 1942 में भारत छोड़ो का नारा लगा तो ये क्या कहते थे मालूम है? इनके जो मातृ संगठन है वो कहता था लिख कर कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। ये देश राष्ट्र प्रेम हमको सिखाएंगे जिनके रग रग में राष्ट्रद्रोह लिखा हो, अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने का जिनका इतिहास हो, माफीनामा जिनका व्यक्तित्व हो, वो हमें राष्ट्र प्रेम सिखाएंगे। राष्ट्र प्रेम तो हम लोगों से कोई सीखे कि प्राण न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन राष्ट्र का झंडा नहीं झुकने देते। मैं इतने आपसे विनती करूंगा, ज्यादा दूर मत जाइए। पट्टी के बॉर्डर से लगा हुआ कोहड़ौर से अमेठी क्षेत्र, कल पता लगाइए। मैं दावे से कह रहा हूं, अब अमेठी में स्मृति जी नहीं, स्मृति जी की यादें रह जाएंगी, बस खुद स्मृति बन जाएंगी। रायबरेली में चुनाव हार जीत का नहीं, अभी राम सिंह जी हमको बता रहे थे, चुनाव है कितने लाख से राहुल गांधी जीते। ये आंधी आई हुई है, यही हालत सब जगह है। तो प्रतापगढ़ पीछे न रहने पाए, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। यहाँ भी जीत हार, और यहाँ तो चारा आसान, बहुत आसान चारा मिल गया हमको। मैं तो मिलता हूँ, फोन करता हूँ लोगों को, 10 लोगों को फोन करता हूँ तो 8 कहते हैं संगम तो हार जाएगा भैया। कोई नहीं कहता कौन जीते, कहते संगम तो हार जाएगा। रास्ता चलते चलो, रास्ता चलते चलो, तो लोग कहते भाई संगम की हवा खराब है। क्यों खराब है मालूम है? राजनीति में पद मिलता है सेवा के लिए, और राजनीति में जब पद का अहंकार हो जाए तो फिर अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है, संगम लाल तुम्हारा भी नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूं आपसे, कितने लोगों के खिलाफ इसमें झूठे मुकदमे कायम करें, कितने लोगों को थाने से प्रताड़ित कराया। अरे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज मैं प्रतापगढ़ का वरिष्ठतम नेता हूं, हर दल का सम्मान है मुझे, हर पार्टी में मेरे हैं, लेकिन इसने मेरे और मोना जी के खिलाफ FIR लिया, 307 की FIR लिखाई। उसके पीछे इसका उद्देश्य क्या था मालूम है आपको? हमको हराया तो नहीं जा सकता, 12 चुनाव जीत चुका मैं लगातार, 9 में 3 मोना, 2 में राज्यसभा, 14 चुनाव। इसने ये साजिश रची कि अगर इनको सजा करा दी जाए 2 साल से ज्यादा की, तो फिर ये चुनाव नहीं लड़ पाए। तो उसने मेरे मोना जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। लेकिन जब ये अपने मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, तो उन लोगों ने इसको फटकार के भगा दिया कि प्रमोद जी को हम लोग जानते हैं, तुम्हारी शिकायत झूठी है, तुम बोल सकते हो सच, तुम बोल सकते हो झूठ, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, और वीडियोग्राफी में आ गया। मैंने तो कैंची भी बरामद करवा दी, जिस कैंची से इसने अपना कपड़ा काटा था, उस कैंची में फुटरा लगा रह गया। मैंने जांच मांग ली, मैंने जांच मांग ली, फोरेंसिक जांच, कि इसकी फोरेंसिक जांच कराई जाए, उस कैंची की फोरेंसिक जांच कराई जाए। SP DM ने बुलाया, जब इससे कहा तो गिर पड़ा उनके सामने कि इसको मुकदमा वापस ले लीजिए, लेकिन हमको आगे नहीं चलाना होगा। तो जो आदमी इस स्तर तक गिर सकता है, वो मेरे प्रतापगढ़ का जननायक नहीं हो सकता है, इस स्वतंत्र भूमि का जननायक नहीं हो सकता है। प्रोफेसर वासुदेव सिंह की धरती, पंडित मनीश्वर दत्त उपाध्याय की धरती, राजा दिनेश सिंह की धरती, कभी ऐसे आदमी राम किंकर जी की धरती, कभी ऐसे आदमी को स्वीकार नहीं कर सकती जो राजनीति में इतना झूठ बोलने वाला। लेकिन उसका मुकाबला प्रमोद तिवारी से। मैं पढ़ा लिखा अधिवक्ता, और वो अंगूठा टेक एक ऐसा आदमी जो सरस्वती में ही नहीं। आप कहता है कि मुझे IAS IPS मुझसे बात नहीं कर सकते। अरे भाई कैसे बात करें? तुम जो बोलोगे उनके समझ में नहीं आएगा, वो जो बोलेंगे तुम्हारे समझ में नहीं आ सकता, तुमसे बहस कौन कर सकता? तो बस एक कहना चाहता हूँ आपको,
ऐसे आदमी के हाथों में अगर आप खंजर देंगे, ऐसे आदमी के हाथों में अगर आप ताकत देंगे, तो वो खंजर किसको मार दे किसी का ठिकाना नहीं। कल उनको मारा था, आज हमको मारे, कल आपको मार। इस आदमी को प्रतापगढ़ से इसके जन प्रतिनिधित्व समाप्त होना चाहिए। यही मेरी हाथ जोड़कर बात। क्या मुकाबला, उसको तो सर्टिफिकेट के पता नहीं कि प्राइमरी स्कूल शायद बंद हो गया। दूसरी तरफ MSc, PhD, पढ़ा लिखा प्रोफेसर, विनम्र, सेवा की भाव लिए हो जो, दोनों का कोई मुकाबला नहीं मेरे भाई। पढ़े लिखे जिले के, बड़के जिले के हो, बड़के जिले वाला एक बड़का सेवक बना लेना, यही आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये सब तो बात सेकेंडरी, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, इस देश के संविधान को बचा लो, अंबेडकर के संविधान को बचा लो, इस देश के लोकतंत्र को बचा लो, और कुछ बचाओ न बचाओ अपने वोट के अधिकार को बचा लो। अगर भाजपा आ गई तो दोबारा तुमसे कोई प्रमोद तिवारी वोट मांगने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में वोट ही नहीं है। इसीलिए चाप से आना चाहते हैं कि संविधान बदल लें। ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा, लेकिन चुनाव इस तरह होगा जैसे सोवियत रूस में होता, चीन में होता है। जिन्हें चुने वोटर होंगे, जिन्हें सरकार नुमाइंदा बनाएगी और वही वोट करेंगे, फिर आपको पूछने को नहीं आएगा। हम तो कहते हैं, हम गारंटी देते हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बस संविधान को हम मिटने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। पर आपका भी तो कुछ धर्म है, आपका भी तो कुछ फर्ज है। आप इनके हाथों में कोई ताकत मत दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए हमारे गठबंधन को। अगर हम 5 साल आपकी उम्मीदों पर खड़े न उतरे तो फिर बदल दीजिएगा। कम से कम बदलने का अधिकार तो आपका रहेगा, और ये आ गए तो फिर बदलने का अधिकार भी मिल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक एक चीज देख लीजिए ना, ये नारा देके क्या आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब लाओ मोदी सरकार। आप 2013 का रेट देख लीजिए, गेहूं का, आटा का, दाल का, चावल का, जरूरत के सामान का, जरूरत पड़े तो पेट्रोल का देख लीजिए, डीजल का देख लीजिए, गैस सिलेंडर तिगुना हो गया है, बाकी सब दुगना हो गया। तो ये महंगाई खत्म हुई कि बढ़ी महंगाई? महंगाई बढ़ने पे एक ही नुकसान होता है, जेब आपकी होती है, उससे निकालते हैं और ये पहुंचा देते हैं अडानी अंबानी की तिजोरी में। हम आपसे वादा करते हैं कि 2014 के पहले का दौर महंगाई का लाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इस महंगाई को हम खत्म करेंगे, कम। दूसरा इनका वादा 2 करोड़ रोजगार। तो भाई 10 साल हो गया, अब तक तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। इस देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। उसमें से आप निकाल दीजिए बुजुर्ग जो नौकरी के काबिल नहीं है, या बच्चे जो अभी नौकरी के काबिल नहीं है, तो 60 करोड़ निकल जाएंगे। बचेगा क्या? 80 करोड़। तो अगर 2 करोड़ इन्होंने नौकरी की होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती, यानी हर 4 आदमी के एक सरकारी कर्मचारी होता। आप बताइए क्या ऐसा है? कहीं नौकरी मिली? जब नौकरी की परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक नहीं होता, पेपर लीक कराया जाता है। और इसलिए लीक कराया जाता है कि जिससे सरकार को तनख्वाह न देनी पड़े। 30 लाख वैकेंसी है आज। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, मत भूलो ये भाजपा किसानों के दुश्मन है। अगर दुश्मन नहीं होती तो 700 किसान दिल्ली में धरना देते हुए शहीद भी नहीं हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी सरकार लाओ, समाजवादी पार्टी की सरकार लाओ। पत्रकार बंधुओं, आपके सामने वचन देता हूं कि 4 को हमारी सरकार आएगी, 4 को हम जीतेंगे। जून को 4 जुलाई तक हम किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा संकल्प है, ये हमारी गारंटी। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेंगे जुलाई के पहले, ये हमारा वादा है। हमारा वादा ये भी है कि हर पढ़े लिखे नौजवान को,
हम 8,500 रुपया महीना जुलाई से खटाखट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो औरतें हैं, जो गरीब घर की महिलाएं हैं, उनको 1 लाख रुपया मिलेगा और उनको अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपये महीना पहुंच जाएगा। और मोदी जी अगर 4 तारीख को इधर खटाखट होगा, उधर फटाफट रवाना हो जाएंगे, वो फिर ढूंढे नहीं मिलेंगे आपको। वादा तो एक इनका भी था, 15 लाख रुपया याद है, इस सारे दुनिया से काला धन उठा लाएंगे और वो ऐसा होगा कि 15 लाख सबको मिल जाएगा। भाई साहब बुरा न मानना, आपने भी अकाउंट खुलवा लिया था बहुतों ने कि मोदी जी वाला 15 लाख आओ कहीं दाएं बाएं न चला जाए, हमारा अकाउंट नंबर अलग रहा है। बहुत लोगों ने बजट भी बना लिया था कि अवैध अकाउंट वाली मोटरसाइकिल खरीदेगा, तो जनगान कार खरीदे। अरे भैया, ये मोदी है, इसने आज तक जिसको जो वचन दिया निभाया कभी नहीं। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। इन्होंने वचन किसी से नहीं निभाया तो आपसे क्या निभाया। वैसे इतना ही कह सकता हूँ आपसे कि 15 लाख का वादा भी झूठा हुआ, लेकिन इस आदमी ने एक काम किया जो औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने जाजिया टैक्स लगाया था, जाजिया टैक्स, पढ़े लिखे से पूछ लेना चाहिए। और मोदी ने कफन पर टैक्स है, कफन पर टैक्स। कैसे मैं समझाता हूँ। पहले रेडीमेड कपड़े पे जीएसटी लगती थी, मोदी ने उसे खुले कपड़े पे धान पे भी जीएसटी कर दी। नतीजा हुआ कफन रेडीमेड तो मिलता है, कफन तो धान के कपड़े से बनता है। तो आज कफन कोई मुर्दा ओढ़ता है, पार्थिव शरीर ओढ़ता है, तो उसमें मोदी का कफन का टैक्स भी शामिल होता है। ये अन्याय इस आदमी ने किया। इस कफन पे टैक्स लगाने वाले को भारत पे सत्ता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये मैं आपसे विनती पूर्वक कहना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत सी बातें कह सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। लेकिन एक चीज जरूर आपको मालूम 52 करोड़ रुपए इसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा लिया है पूना वाला, जिसने वैक्सीन बनाई। राहुल गांधी ने रोका कि ये वैक्सीन दुनिया की बाजार से हट गई और आज फिर दुनिया के सारे बाजार से वापस ले ली गई। इसे हिंदुस्तानियों को मत लगवाओ, इसने लगवा दी है आपके शरीर में। चिंता की कोई बात नहीं, काफी समय बीत चुका, लेकिन लाखों लोग इस वैक्सीन की वजह से मर गए, ऐसा कहा जाता है। और दुनिया में माफी मांग ली बनाने वाली कंपनी ने। अरे मोदी जी, कंपनी के माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। 52 करोड़ लगा लेकर वैक्सीन लगवाने वाला जब तक मोदी नहीं माफी मांगेगा, तब तक परिवारजनों को शांति नहीं मिलेगी। आप सबको माफ कर देना, लेकिन ऊपर वालों को आप अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो इस कफन पर टैक्स लगाने वाली सरकार को हटा दो। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आपकी। मैंने कुछ मुद्दे आपसे बताए। गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा, अप्रेंटिस वालों को मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम जारी करेंगे। मनरेगा को, कर्मचारियों को जो रोज खाते रोज कमाते हैं, उनका 200 से बढ़ा के 400 पर डे रेट किया जाएगा। यही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी खत्म होगी। प्रति वर्ष 30 लाख नौकरियां हम देंगे जो खाली पड़ी है, नहीं खाली पड़ी है, उनको देंगे। लेकिन उसमें पेपर नहीं होगा। जब पेपर होगा ही नहीं तो लिंक कहां से होगा। हम सीधे नौकरी देंगे। हम इस अग्निवीर योजना को समाप्त करें। अग्निवीर क्या है? 2 तरह से उसको 18 साल की उम्र में भर्ती, 22 साल की उम्र में रिटायर। बहुत जगह में तो सदिये न हो, 22 साल में रिटायर हो चुका हूँ। आप ही सोचा कितनी जाती है। 6 महीना के ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर को ये चीन के सेना के सामने खड़ा कर रहे हैं, जहां पर 5 साल की ट्रेनिंग लेके चीन का सैनिक आया है, पाकिस्तान का सैनिक आया है। और जब ये मर जाएगा, शहीद हो जाएगा देश के लिए, तो इसको पेंशन भी नहीं मिलेगी, तिरंगा झंडा भी नहीं मिलेगा। ये वही कर सकता है जो औलाद होते हैं, जिनको औलाद का प्यार नहीं होता, वो अपने जवानों को इस तरह कुर्बान करता है।